देश की बात और संवाद डॉक्टर अनूप कुमार के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं अनूप कुमार देश की बात और संवाद के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। मित्रों, आप सभी इस तथ्य से वाकिफ हैं कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। मित्रों, मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं, इस चर्चा की सराहना करता हूं, इस चर्चा को सर्वाधिक मुफीद मानता हूं, क्योंकि जब कोई समाज और राष्ट्र शिक्षा जैसे मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा, परिचर्चा, संवाद, आलोचना और समालोचना की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, तो यह उसके जीवंतता का भी एक प्रमाण है कि राष्ट्र के लोग भविष्य में अपना राष्ट्र कैसा होगा, इस विषय पर चर्चाएं करते हैं। मित्रों, 34 साल के बाद हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के समाज के अलग अलग वर्गों में अपनी अलग अलग राय है और ये वाजिब भी है, ऐसा हो भी सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको अपनी राय रखने का हक भी है। लेकिन कोई चर्चा शुरू की जाए उसके पहले जो पहला मूलभूत प्रश्न है कि क्या इस नीति की आवश्यकता थी, तो मित्रों बहुत स्पष्ट है कि पूरे विश्व में विगत 30 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हमें नई एजुकेशन पॉलिसी लाना अपरिहार्य और अनिवार्य हो गया था। मित्रों, पिछला 30 वर्ष विश्व के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक सहित तमाम मुद्दों में, तमाम क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन का साक्षी रहा है, इस गति से परिवर्तन का साक्षी रहा है जो मानव सभ्यता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, सूचना क्रांति, तकनीक का जो विकास हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य में मित्रों हमारे देश के सामने यह चुनौती थी कि हम एक ऐसी शिक्षा की नीति को अपनाएं जो हमें भविष्य के भारत की तरफ रास्ता दिखा सके। मित्रों, नई शिक्षा नीति ने देश में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है और इस पूरे रूपरेखा को हम दो वर्गों में समझ सकते हैं। एक वर्ग है संरचनात्मक परिवर्तन का और दूसरा परिवर्तन है गुणवत्तात्मक परिवर्तन का, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। मित्रों, जहां तक हम अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे कि सरकार ने जो वर्षों से प्रचलित 10+2 की पद्धति थी, उस पद्धति को अब बदल दिया है। अब हमने 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल की स्कूल एजुकेशन की पद्धति को एक्सेप्ट किया है। मित्रों, इस ग्राफ की सहायता से हम आसानी से सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को समझ सकते हैं। अब प्राथमिक शिक्षा के 4 चरण होंगे: फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। मित्रों, फाउंडेशनल स्तर को भी 3+2 के फार्मूले में बांट दिया गया है। पहले 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी या होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है और फिर क्लास 1 और क्लास 2 में भी औपचारिक शिक्षा देने की बात नहीं है। बच्चे की शब्द बोधगम्यता, अंक बोधगम्यता और बोध शैली के विकास पर जोर दिया गया है। और जो अगला स्टेज है प्रिपरेटरी, क्लास 3, 4 और 5 में बच्चे को
औपचारिक शिक्षा, औपचारिक विषयों की शिक्षा देनी प्रारंभ की जाएगी। और इस चरण के बाद जो अगला चरण है वो मिडिल स्टेज का चरण है। और 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग और उन्हें उनका स्ट्रीम चुनने की आज़ादी दी जाएगी और उन्हें फ्री लर्निंग कैसे वो कर सकते हैं, इस पर तमाम प्रावधान इस नीति में किया गया है। और इसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है, वो सेकेंडरी एजुकेशन 14 साल से लेकर के 18 साल तक के बीच के छात्रों के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। और मित्रों, जो प्रिस्क्रिप्शन है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चे को ऐच्छिक विषय चुनने की आज़ादी होगी। अगर जिस लड़के को जो विषय चुनने का मन है वो उसे चुने। और इसमें करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, इन 3 विभिन्न श्रेणियों के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। अब को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को औपचारिक शिक्षा का भाग बना दिया गया है। तो ये प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सरकार ने कुछ मूलभूत परिवर्तन सुझाए हैं जो कि प्रशंसनीय है। मित्रों, जो प्राथमिक शिक्षा में जो परिवर्तन किए गए हैं उनका मूल उद्देश्य ये है कि हम बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करें। मित्रों, विवेकानंद जी ये कहते हैं कि एजुकेशन का उद्देश्य व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास करना है, अर्थात परफेक्शन हर बालक में है, शिक्षा उसे शेप देती है। मित्रों, अब शिक्षा को हम सूचना संग्रह के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जब सूचना क्रांति के युग में सूचनाएं सर्वसुलभ हों तो रटंत और पढ़ंत विद्या को स्वीकार करना यह उचित नहीं है। मित्रों, ये वो चरण है जिसमें सरकार बच्चों के अंतर्गत अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव और उनके व्यक्तिगत गुणों के विकास पर कार्य करने की मंशा रखती है। मित्रों, गांव में एक सामान्य कहावत है, नान्हे गुण सयाने विद्या। गुणों का विकास बचपन में होता है और पहली बार गुणों के विकास की तरफ सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है प्राथमिक शिक्षा में परिवर्तन के द्वारा। और मित्रों, ऐसे ही सरकार ने बहुत सारे परिवर्तन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी किए हैं और हम इस ग्राफ की सहायता से उच्च शिक्षा में जो सरकार के प्रस्ताव हैं उसे आसानी से समझ सकते हैं। इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव किए हैं। अगर आप 1 साल के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो सर्टिफिकेट डिग्री, 2 साल तक पढ़ते हैं डिप्लोमा की डिग्री, अगर आप 3 साल पूरा करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री, और आप अगर 4 साल पूरा करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च या बैचलर ऑनर्स मिलेगा। तो मित्रों, ये प्रयास करके सरकार ने आपने जो कुछ पढ़ा है उसका आप अपने जीवन में औपचारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं, इसका एक अवसर आपको वह प्रदान करता है। तो ये भी एक सराहनीय कदम है, अच्छा प्रयास है। मित्रों, इस शिक्षा नीति की यह विशेषता है कि यह शिक्षा नीति वर्तमान में भारत के उच्च शिक्षा में व्याप्त समस्याओं को सही सही निरूपित करती है और एक सूची प्रस्तुत करती है और आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। और इसमें जो संबद्ध महाविद्यालयों का कल्चर, शिक्षकों की कमी, महाविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में कमी और एक पूरी सूची दी गई है। इस सूची में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यह आइडेंटिफाई किया गया है कि गवर्नेंस का सिस्टम नहीं ठीक है, ऑटोनॉमी का सिस्टम ठीक नहीं है और बच्चों के लीडरशिप क्वालिटी का विकास कर पाने में ये लोग सक्षम नहीं हैं।
मित्रों, इस शिक्षा नीति में जहां पर समस्याओं को सही तरीके से निरूपित किया गया है, उसके साथ ही यह बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन से सरकार कदम उठाएगी, सरकार का विजन क्या है, कैसे हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और इसके अंतर्गत मित्रों, शैक्षणिक वातावरण को बढ़ाने की बात कही गई है, ऑटोनॉमी को और एनहांस करने की बात कही गई है, पाठ्यक्रम में सुधार करने की बात कही गई है। और आप इस सूची के माध्यम से जो सरकार का विजन है, उस विजन को और सही तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है और एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने की बात कही गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस पूरे देश में। और स्कॉलरशिप की भी बात कही गई है, ताकि कि जो बच्चे अपनी शिक्षा अपने किसी आर्थिक मजबूरियों की वजह से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सरकार सहयोग का रास्ता बनाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देखें तो सरकार ने उच्च शिक्षा की समस्याओं को और उच्च शिक्षा की समस्याओं से कैसे हम निजात पाएंगे, इस संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। मित्रों, जो अगला विषय है पूरे शिक्षा पॉलिसी में कि समाज के हर तबके का समावेश शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हो। तो समावेशी शिक्षा अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा की मूलभूत धारा में जोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और इस नीति में मित्रों, दो प्रकार के कदमों की बात कही गई है। सरकार कौन कौन से कदम उठाएगी और शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से कदम उठाएंगे, इसे दो वर्गों में स्पष्ट रूप से बांटा गया है। सरकार को जो कदम उठाने हैं वो इस सूची से पूर्णतः स्पष्ट होता है। सरकार को फंड की व्यवस्था करनी है और जेंडर बैलेंस इन हायर एजुकेशन को मेंटेन करना होगा और हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना होगा और स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने पड़ेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। और इसके साथ ही जो संस्थान कमजोर तबके के बच्चों को पढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, उन्हें अधिक आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आउटरीच प्रोग्राम को बढ़ाने की भी बात कही गई है। इसके अंतर्गत अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप को बढ़ाने की चर्चा सरकार कर रही है और साथ ही साथ नए तकनीक के विकास की भी बात कही गई है, जिससे कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा की धारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को आइडेंटिफाई करने के बाद इस नीति में शैक्षणिक संस्थान कौन से कदम उठाएंगे, इसकी भी व्यापक चर्चा की गई है मित्रों। और इस सूची के माध्यम से आप उसकी लिस्ट को भी समझ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि वह शैक्षणिक संस्थान फीस और खर्चों में कमी करेंगे, अपने एडमिशन की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाएंगे और बहुभाषीय शिक्षा देने की आधारभूत संरचना का विकास करेंगे और ब्रिज कोर्स शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत जो बच्चों की कमियां रह गई हैं उनके पृष्ठभूमि के कारण से, उस कोर्स के द्वारा उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही मित्रों, कैसे एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल छात्रों में बढ़ेगी, उस पर भी व्यापक चर्चा की गई है। और उसके साथ ही ये प्रयास किया गया है कि कैसे विशिष्ट योजना बना करके कमजोर तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा में शामिल किया जाएगा। तो इन प्रयासों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया है। मित्रों, जब तक समाज का हर तबका शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ेगा, तब तक वह शिक्षा समावेशी नहीं बन सकती है। कोई राष्ट्र तभी सफल हो सकता है जब समाज का हर तबका शिक्षा के क्षेत्र में भागीदार बने, उसका लाभ ले और वह राष्ट्र उन्नति में अपनी भूमिका का सही निर्वहन करे।
मित्रों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसे पहचानते हुए यह शिक्षा नीति शोध के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF की स्थापना का प्रस्ताव करती है। NRF के कार्यों का जिक्र भी किया गया है। NRF को पहला कार्य करना है कि शोध की फंडिंग की व्यवस्था करनी है। ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जहां पर शोध नहीं प्रारंभ हो पाया है या अच्छे शोध नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर बेहतर शोध के लिए उन्हें प्रेरित करना। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है वह विषय है कि उद्योगों का विश्वविद्यालयों के साथ या यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च के साथ तालमेल कैसे हो, क्योंकि बिना तालमेल के अभाव में सैद्धांतिक शोध हो रहे हैं, उनका कोई प्रैक्टिकल आउटकम नहीं निकल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन ये कार्य करेगा कि उद्योग और विश्वविद्यालय मिलकर के राष्ट्र की तात्कालिक, समसामयिक और ज्वलंत चुनौतियों के संदर्भ में एक व्यवहारिक शोध को आगे बढ़ाएं। मित्रों, इस सूची में राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के कार्यों का विवरण मूल रूप से दिया गया है। मित्रों, देश में उच्च शिक्षा को विनियमित और प्रशासित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन का प्रस्ताव करती है। यह कमीशन देश में उच्च शिक्षा के विषय को प्रशासित करेगी। यह एक बृहद कमीशन होगा और इस कमीशन के अंतर्गत 4 काउंसिल्स के गठन का प्रस्ताव है। ये 4 काउंसिल स्वायत्त होंगी, स्वतंत्र होंगी और इनका स्टेटस इक्वल होगा। ये समिति इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। पहली है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। मित्रों, यह जो काउंसिल होगी इसका कार्य हायर एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे देश में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना, रेगुलेशन तैयार करना, और इसका अपवाद 2 है, मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन। क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के संदर्भ में मित्रों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और लीगल एजुकेशन के संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले से कार्यरत हैं, उनके क्षेत्र में विषय में हस्तक्षेप यह पॉलिसी नहीं करती है। दूसरा काउंसिल है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। इस काउंसिल का कार्य पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों की रेटिंग करना, उनकी गुणवत्ता की जांच परख करना इत्यादि ये सारे कार्यों को ये काउंसिल करेगी। मित्रों, इस कड़ी में तीसरी जो काउंसिल होगी वो काउंसिल है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जिसका कार्य हायर एजुकेशन के संस्थानों को फंडिंग देना, ग्रांट देना और फंडिंग और ग्रांट की एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना है। और इसके साथ ही एक और काउंसिल है, उसका नाम है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि पूरे देश में शैक्षणिक गुणवत्ता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और बच्चों के अंतर्गत कौन से गुण विकसित होने चाहिए शिक्षा के दौरान, उस पर बात करेगी। तो इस प्रकार से मित्रों हम देखें तो यह नीति उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए कमीशन और 4 काउंसिल्स बनाने की बात करती है। मित्रों, साथ ही यह जो नीति है, यह नीति विश्व के 100 शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों को भारत में आने की अनुमति भी प्रदान करता है, जिससे कि देश में ही अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिले, देश में प्रतियोगिता को बढ़ावा मिले और देश के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट संस्थाओं में बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके, या हम कह सकें तो एक प्रकार से एजुकेशन टूरिज्म के कल्चर को भी हमारे देश में बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मित्रों, रिसर्च स्कॉलर के कॉन्टेक्स्ट में भी यह नीति विशेष प्रावधान करती है। अब रिसर्च स्कॉलर्स को अपने रिसर्च के दौरान टीचिंग, रिसर्च राइटिंग में स्पेसिफिक क्रेडिट कोर्स करने होंगे,
बिना उस कोर्स को किए रिसर्च डिग्री अब ग्रांट नहीं होगी। और इसके साथ ही अब रिसर्च डिग्री पूरी करने के पहले कुछ निश्चित घंटे उन्हें एक्चुअल टीचिंग करना पड़ेगा। आप रिसर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप भविष्य में अध्यापक बने, तो आपकी ट्रेनिंग फाउंडेशनल स्टेज से ही शुरू हो, उस संदर्भ में इसमें प्रयास किया गया है। मित्रों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप के प्रबंध के लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाने की बात कही गई है, जिससे कि स्कॉलरशिप से जुड़ी विषयों को सुलझाया जा सके। मित्रों, इस पॉलिसी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि वह अपने यहाँ डिसेबल बच्चों को, अपने यहाँ कमज़ोर बच्चों को स्कॉलरशिप दें, या सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देने का प्रयास करेगी मित्रों। और इसके साथ ही जो सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं या रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर हैं, उनका एक मिशन बनाने की बात कही गई है। उस मिशन के द्वारा वो एक सलाहकारी बोर्ड होगा जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को अपने सुझाव दे सकता है और प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। यह भी एक उपयुक्त विचार है। मित्रों, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता इस बात पर तय करती है कि शिक्षक कैसा होगा। इसलिए यह नीति शिक्षकों के मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट पर भी चर्चा करती है और साथ ही उनकी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग से जुड़े विषय को, उनका रेगुलर मूल्यांकन से जुड़े विषय को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करती है। मित्रों, यह पॉलिसी बीएड के संदर्भ में भी बात करती है और देश में पहली बार यह प्रस्ताव करती है कि ऐसे विद्यार्थी जो बीएड में प्रवेश लेंगे, उनके लिए भी स्कॉलरशिप का और कुछ रेम्यूनरेशन का प्रावधान होगा। अब इस देश में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और 2030 तक उस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पर देश को ले जाने की बात इसमें कही गई है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कि 3 वर्ष का बैचलर कोर्स किए हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थान 2 वर्ष के बीएड पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्षों का बैचलर कोर्स किया है, अर्थात बैचलर प्लस रिसर्च, तो उनके लिए 1 साल का बीएड कोर्स किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखें मित्रों, स्कूली शिक्षा और फाउंडेशनल स्टेज हुआ, प्रिपरेटरी स्टेज हुआ, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के अध्यापकों में अच्छी ट्रेनिंग हो, इस पर भी यह पॉलिसी काफ़ी कुछ कहती है। मित्रों, इन सब बातों के अलावा यह शिक्षा नीति कुछ बातों पर विशेष इन्फेसिस करती है, जिसमें पहली है भाषा का विषय। मित्रों, पूरे देश में यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो। मित्रों, आज के युग में जहाँ पर कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रेवलेंट हो रही है, यह पॉलिसी अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की, खास तौर से प्राथमिक शिक्षा देने की वकालत करती है और हायर एजुकेशन के संदर्भ में मल्टीलिंगुअल संस्थाओं को खोलने की बात करती है। इसमें ट्रांसलेशंस, टीचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कही गई है। भाषा को लेकर के कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन मित्रों, यदि हम शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि बचपन में व्यक्ति अपनी मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में अधिक बोधगम्य होता है रिलेटिवली किसी फॉरेन लैंग्वेज के। तो यह प्रयास है, इस पर सच्चे मन से प्रयास करने की आवश्यकता भी है। तो एक तो भाषा का विषय हुआ। अब यह सरकार मल्टीलिंगुअल तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। मित्रों, यह पॉलिसी इसके साथ ही इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ाने की बात करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन में बहुत कम बच्चे आगे बढ़ पाते हैं और इस नाते सरकार का प्रयास है कि हम कैसे इस इनरोलमेंट रेशियो को सस्टेन करें, आगे बढ़ाएं, और इस संदर्भ में इसमें प्रयास किया गया है।
और मित्रों, पहली बार भारत के इतिहास में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई गई है जो कि भारतीयता के फाउंडेशन पर आधारित है और वो भविष्य को देख रही है। लेकिन मित्रों, जो असल मुद्दा है वो मुद्दा है क्रियान्वयन का। यदि बातें होंगी तो बातों से तो कुछ नहीं होने जा रहा है। कस्में वादे प्यार वफा की बातें हैं, बातों का क्या, तो बातों से तो कुछ नहीं होने जा रहा है। यदि सरकार मनसा सही रख करके कार्य नहीं करेगी तो नीति इस देश की नियति को नहीं बदल पाएगी। इसलिए मित्रों, नीति के क्रियान्वयन पे सरकारों को जोर देना चाहिए। एक बात जो पॉजिटिव है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के शिक्षा मंत्री इस नीति को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साह उनका परिणाम में बदलेगा, ऐसी हमें आशा करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, समाज के एक नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? मित्रों, जब हम इस पर जागरूक होंगे, जब जन आकांक्षाओं का बोझ सरकार पर होगा, तो सरकार बाध्य होकर ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन के विषय में सोचेगी और उसे लागू करने का प्रयास भी करेगी। तो सरकार के स्तर पर हम लोग कर सकते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति को, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक की भूमिका में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका में हो, वो इस पॉलिसी की मूल भावना को समझ करके अपने इनपुट्स दे सकता है, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को दे सकता है, उसकी उपयोगिता और उपादेयता है। तो सबको इस संदर्भ में प्रयास करने की जरूरत है। मित्रों, शिक्षा राष्ट्र की सर्वोत्तम पूंजी होती है। इसलिए अब ये समय आ गया है कि 6% ऑफ जीडीपी का जो नारा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सरकार उसे अब यथार्थता के धरातल पर लाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करने की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार को उस जिम्मेवारी को पूरा करना होगा। मित्रों, कुछ आलोचकों ने कहा है कि यह जो पॉलिसी है यह पुअरली फंडेड है। बातें तो बड़ी कही गई हैं, लेकिन फंड की बात नहीं कही गई है। तो सरकार को फंड का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा देना सरकार का प्राथमिक और मूलभूत कर्तव्य है। सरकारें इससे बच नहीं सकती हैं। मित्रों, कुछ आलोचकों का यह तर्क है कि यह शिक्षा नीति परंपरा के बोझ से दबी हुई है। मित्रों, मैं इसको आलोचना नहीं मानता, क्योंकि हमें इस राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति चाहिए, हमें अपने को समझने के लिए शिक्षा नीति चाहिए। और हमारी परंपरा में जो ज्ञान रहा है या हमारे परंपरा में जो संस्कार रहा है, जो आत्म तत्व रहा है, उन तत्वों को लेते हुए वर्तमान में उसकी उपयोगिता, उपादेयता, समीचीनता को समझने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में प्रयास करना बहुत ही जायज़ होगा। मित्रों, बहुत बड़ी पॉलिसी है, ऐतिहासिक पॉलिसी है, बहुत सारे बिंदु हैं, चर्चाएं अनंत हैं। इसमें बहुत सारे विषय दिए गए हैं। एक छोटे से लेक्चर में इन सारे विषयों को समाहित कर पाना आसान नहीं है, यह हमारी भी लिमिटेशन है। लेकिन जहाँ तक मित्रों हम बात करें तो यह शिक्षा नीति व्यापक कंसल्टेशन से बनी है। सरकारों को पार्टी लाइन से आगे बढ़ करके देश के शिक्षा को सुधारने और भारत के नियति के निर्माण में खुलकर आगे आना चाहिए। और मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप इस नीति को पढ़ें, समझें, इसकी चर्चा करें। आपकी चर्चा सरकारों को बाध्य करेगी कि वह इस नीति को व्यवहारिक धरातल पर लागू करने के लिए प्रयास करें। मित्रों, हमें यह आशा है कि यह शिक्षा नीति देश को सर्वोच्चता के शिखर की तरफ आगे ले जाएगी। मैं एक बेहतर और सकारात्मक संकल्प तो कर ही सकता हूं और मैं आशा करता हूं हम सभी शिक्षा से जुड़े लोग
या समाज का हर वर्ग इस शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। आशा है कि मैं कुछ सूचनाप्रद जानकारी आप लोगों तक प्रेषित कर पाया हूँ, लेकिन सारी बातों को शामिल करना इसमें संभव नहीं है। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।